जी जनाब। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था तमाम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और उनके डिफरेंसेस। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे और वाइंड अप भी करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। आज डेट है 11th ऑफ जनवरी 2021, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग। ये मेटालिक बॉन्ड क्या होता है देखते हैं। A type of bond, चेक मत कीजिएगा। A type of bond which is present between the nuclei and electrons of metallic atoms is called metallic bond। यानी वो बॉन्ड जो मेटल्स के न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पाया जाए उसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। इसको समझाता हूँ एक और तरीके से, जरा गौर से लिखिएगा। सपोज ये हमारे पास एक मोल किसी मेटल के एटम्स हैं। एक मोल में कितने एटम्स हो सकते हैं? आप कह सकते हैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। मजा आ रहा है कलरफुल मार्कर्स लिख के। ठीक है, अच्छा सही है। और ये इनका न्यूक्लियस है यानी न्यूक्लियर है। ठीक है जनाब। और ये इनके इलेक्ट्रॉन्स इन सब में आपस में पाया जाता है न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स
इनमें पाया जाता है, क्योंकि पोल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, तो इनमें आपस में पाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब इसे बिल्कुल नजर तो नहीं आ रहा होगा, मैंने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब एक ही मार्क कैसे करते हैं, बीच से होके ब्लैक मार्क। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन है कि कोई मेरे पास अगर मेटल की पीस है, कोई मेटल की शीट है, सपोज मेटेलिक शीट है, उस मेटेलिक शीट में छोटे छोटे मेटल्स होंगे, एटम्स। मतलब कोई भी मेटल जो अपनी सॉलिड फॉर्म में होता है, कोई भी मेटल जो अपनी सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके अंदर छोटे छोटे मेटल के एटम्स होते हैं, उनके दरमियान पाई जाती है मेटेलिक बॉन्डिंग, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मेटल के न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पाई जाती है। इसकी एक और डेफिनेशन है, the electrostatic force of attraction present between the nuclei and electrons of metallic atoms in a lattice। लैटिस कहते हैं ज्योमेट्रिकल शेप को पहले भी बताया, ठीक है जनाब। इसका मतलब कोई भी मेटल जिसमें मेटल के एटम्स हैं, वो एटम्स आपस में कैसे बॉन्डेड हैं कि इसमें इसकी न्यूक्लियाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, डायपोल्स पाए जाते हैं एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है, दो टर्मिनल्स पाए जाते हैं, ठीक है जनाब। अगर ये बात समझ में आ रही है मुझे थम्स अप लिख के शो करें। ऑल्दो व्यू थोड़ा सा अनक्लियर हो, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आई है, तो मैं 1 2 3 कह रहा हूँ, अगर आई हो तो हम लोग शो करें, कोई क्यूरी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 2 3। सही है, अरसलान, अमृता, एमन, हुस्ना, ठीक है जनाब। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि सपोज ये मैंने बना दिए डैश डैश इलेक्ट्रॉन्स और ये मैंने बना दिए पॉजिटिव चार्जेस, यानी ये न्यूक्लियाई है। अगर ओवरऑल एक व्यू देखें दूर से तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे ही ना। इस वजह से इसे फ्रेजिकली कहा जाता है, फ्रेज में कि न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
यानी इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में न्यूक्लियस का पाया जाना। ये छोटी सी एक महावरतन डेफिनेशन है, सही है ना। ऐसा लगता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है। आइए मेटेलिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। They have high melting and boiling points. Melting points due to polarities. Polarities से मुराद पूरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। They are good conductor of heat and electricity. ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इसी के साथ साथ they have shiny surfaces. ज़्यादातर मेटल्स हमारे पास शाइनी सरफेसेस के मालिक होते हैं, यानी उनके लस्ट्रस होते हैं, यानी इनकी जो सतह है वो चमकती है, ठीक है। They are malleable, यानी drawn into sheets. इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। मैलेबिलिटी का मतलब होता है शीट्स बनाना, सही है। एंड दे आर डक्टाइल, इट मींस दे कैन कट इनटू वायर्स। ठीक है ना। तो ये मेटेलिक बॉन्ड और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसकी पिक्चर आपको सेंड कर दूँ। जी जनाब, तो मिटा दिया जाए सब।
अच्छा, अब हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस के एतबार से देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक होती हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो आप पढ़ चुके हैं। इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which are present within a molecule are called सही है। इसकी एग्जाम्पल में शामिल हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इनको प्राइमरी बॉन्ड भी कहा जाता है। These forces are also called primary bonds। ठीक है जनाब, ये आप पढ़ चुके हैं सब, तो इसकी टेंशन तो नहीं है। जो अब हमें पढ़ना है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कई दफा आपने नाम भी सुना होगा इनका, आइए देखते हैं क्या है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। The forces of attraction the forces of attraction which are present between the molecules are called intermolecular forces। फर्क है लेकिन intermolecular forces
इसकी टाइप्स कह लें, एग्जाम्पल कह लें, वो पढ़ेंगे आप अभी। टाइप्स कह लें आप या एग्जाम्पल्स कह लें इसकी, ठीक है। वो कितनी है? 3 है। डिस्पर्जन फोर्सेस ने साइंटिस्ट के नाम पे लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है, ठीक है। डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और आखिरी है, ये आपको इमेज में सही दिख जाएगा, अभी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, लाइट बहुत ज़्यादा है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है जनाब। जिसमें these forces are also called secondary bonds, and इन्हें वैन डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। सही है ना। अच्छा, एक और आप इसकी कॉम्पोजिशन समझ सकते हैं। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जो ठीक है, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। दिखाने का तरीका है कि मॉलिक्यूल के अंदर है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और मॉलिक्यूल उसमें आपके पास तमाम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स शामिल हैं। सही, आयनिक बॉन्ड इस कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरह जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसकी 3 कैटेगरीज हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन। ये इमेज मैं आपको भेजता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। डिस्पर्जन फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहाँ तक की बातें समझ आई हैं तो थम्स अप शो करें, नहीं आई तो भाई हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन फोर्सेस। जिन्हें लिडन फोर्सेस भी कहा जाता है, जो कि मिस्टर फ्रिट्ज लंदन ने बताई थी। जनाब उनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है: the weak attractive forces between temporarily polarized atoms or molecules caused by varying positions of electrons during their motion about the nucleus. कोई सा भी पार्टिकल हो आपके पास, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, मिस्टर फ्रिट्ज लंदन ने बताया कि जब हम दो एटम्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो उनके दरमियान कुछ वीक सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है, जिसमें उन्होंने एग्जांपल दी नियॉन की। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे दोनों एटम्स, सपोज कोई सी भी एटम्स, तो होगा क्या, एक का पॉजिटिव बाकी सबके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा। बहुत ज़्यादा करीब नहीं, बॉन्ड नहीं बनाना है, थोड़ा फर्क रखना, ठीक है।
और सिमिलरली ये किसी तीसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इससे जो चार्ज है डिस्पर्जन ऑफ चार्ज यानी फैलना पैदा हो, इससे पोलैरिटीज जनरेट होती हैं और हल्की फुल्की अट्रैक्शन रहती है एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये सादा सी बात की मिस्टर फ्रिट्ज लंदन में। इसी तरह जो दूसरी टाइप ऑफ फोर्सेस हैं वो कहलाती हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन डायपोल कहा जाता है यहाँ पे खास तौर पे पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल को, सही है। यानी सपोज ये ए बी है तो ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, या फिर इस तरह के डायपोल की बात है, ठीक है। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या? The forces of attraction in which partially positive atom of one molecule attracts the partial negative atom of another molecule is called dipole dipole interaction। तो सपोज हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एक मोल मॉलिक्यूल कंपाउंड में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सही है। एक है पार्शियली पॉजिटिव, दूसरा है पार्शियली नेगेटिव, फिर एक है पार्शियली पॉजिटिव और दूसरा है पार्शियली नेगेटिव। तो कह रहे हैं एक डायपोल, ये डायपोल है ना, ये भी एक डायपोल है, इसी तरह ये भी एक डायपोल है ना। एक पॉजिटिव का दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करना, एक के पॉजिटिव का दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करना, ये क्या कहलाता है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ध्यान में ये बात वाज़ेह है कि पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए खास तौर पे एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, लेकिन ये फोर्सेस भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के दरमियान है कोवेलेंट बॉन्डिंग में, और ये फोर्सेस भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, अंदर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है तो मुझे थम्स अप शो करें जल्दी शाबाश। और काम की बात, these forces are stronger than dispersion forces।
डिस्पर्जन फोर्सेस से थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है जनाब, इमेज अगर आपको भेजते हैं। हाँ तो बच्चों, उम्मीद है आपको यहाँ तक का कॉन्टेंट समझ आया होगा। एक छोटा सा कॉन्टेंट रहता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो वाइंड अप करके चैप्टर नंबर 5 का रिव्यू करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इन्हें रिकॉल करते रहें, रिमाइंड करते रहें। ये जो मेरे ख्याल से 6 से 7 हफ्ते गुजरे हैं आपके ऑनलाइन क्लासेस के, इसमें सारा कंटेंट आपको लिख के पढ़ाया गया है, ऐसा ही है। तो मुझे थम्स अप शो करें, हमने बोर्ड भरा है बेटा पूरा पूरा कंटेंट के साथ। तो उम्मीद है इसकी पीडीएफ भी सबको हर वक्त भेजी गई है। ये काम भी मैं चेक करूंगा, अभी से बता रहा हूँ, सही है। ये लिखा होना चाहिए आपके पास, ये पीडीएफ सिर्फ तस्वीरें आपको रिकॉल करने के लिए नहीं की, ऐसा नहीं लिख के बहा दिया, घुमा दिया, आप भूल गए। सही है जनाब। तो मिलते हैं आप सबसे हकीकी क्लासेस में बहुत जल्द। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।